ओके सो हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। इस कोरोना काल में अपने आप को बचाए रख रहे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे। मेरा नाम है पार्थ खुंगर, शॉर्ट में आप प्यार से मुझे पीके सर बुला सकते हैं। आप सभी का स्वागत है डाउटनट लाइफ पे। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। देखिए, मैं पिछले 8 वर्षों से जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की क्लासेस ले रहा हूं। इस दौरान मैंने 11th को, 12th को और नीट प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे थे उनको पढ़ाया था। आज की डेट में कई ऐसे बच्चे हैं जो मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जो जिनको मैंने पढ़ाया था, और कई हैं जो पास आउट हो चुके हैं। तो इन 8 वर्षों का ज्ञान जो मैंने लिया है वो सारा निचोड़ कर आप सभी के सामने रखूंगा। मेरी क्लासेस को अच्छे से पढ़िएगा। हिंदी मीडियम में क्लासेस होंगी क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि हिंदी मीडियम में क्लासेस कब होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है ना कि कई बच्चे यही नहीं जानते हैं कि जीव विज्ञान क्या होता है, क्या होती है बायोलॉजी। तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, बायोलॉजी का मतलब होता है क्या। देखिए, बायोलॉजी या जीव विज्ञान में बायो वर्ड एक ग्रीक भाषा से आया है और लॉजी भी किससे आया है, एक ग्रीक भाषा से आया है। बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। यानी किसका अध्ययन? जीवन का अध्ययन। अब जरा सोचिए, जीवन किस में मिलता है? मेरे अंदर जीवन है या इस पेन में जीवन है? सोचिए, हम सजीवों में क्या मिलता है? जीवन मिलता है। यानी जीवन किस में मिल रहा है? सजीवों में। और सजीवों में जो जीवन मिल रहा है, उन्हीं सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका जीव विज्ञान। तो आज के बाद कभी भी मत भूलिएगा, आप सभी ने 11th क्लास में बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया था, जीव विज्ञान लिया था। इस वजह से नहीं लिया था कि गणित से डर लगता था, इस वजह से लिया था कि बायोलॉजी पढ़ना जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़े मजे आते हैं बायोलॉजी पढ़ने में। तो इसी इंटरेस्ट को बनाए रखिएगा, मेरे साथ पढ़ते रहिएगा, ठीक है? बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि बहुत बारीक बारीक चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी, पढ़नी होंगी। क्योंकि अगर नीट का एग्जाम क्लियर करना है, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं, 95 से ज्यादा मार्क्स लाने हैं, तो रेगुलर मेरे साथ बने रहिएगा, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है? तो याद रखिएगा, जीव विज्ञान का मतलब क्या था? सजीवों का अध्ययन। आज के बाद कभी मत भूलिएगा इस चीज को। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने यहां पर बोला क्या? जीव विज्ञान का मतलब क्या था? सजीवों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है यहां पर वो कि ये जो जीव विज्ञान है, ये जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? अब आप कहेंगे सर ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, हमने 11th क्लास में पढ़ी थी। मैं मना नहीं कर रहा हूं, आपको सिंपल लग रही होंगी, लेकिन याद रखना, जब भी कोई मकान बनाया जाता है तो उसकी नींव रखी जाती है, ठीक है? हम सीधा 10th क्लास में नहीं पहुंचे, हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से सारी क्लासेस क्लियर करी थी। फिर उसके बाद हम कौन सी क्लास में आए थे? कक्षा 10 में आए थे। तो उसी तरीके से अगर जीव विज्ञान 12th पूरी पढ़नी है तो आपको बेसिक कंसेप्ट आने जरूरी है। तो सबसे पहली चीज क्या? शब्द जीव विज्ञान किसने दिया था? तो याद रखना, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था जिसने शब्द दिया था जीव विज्ञान? याद रखिएगा, 2 वैज्ञानिक थे, एक का नाम था लेमार्क, ठीक है, और दूसरे का नाम था ट्रीविरेनस। ये 2 वैज्ञानिक थे, एक थे लेमार्क बाबा और एक है हमारे ट्रीविरेनस बाबा। इन दोनों ने मिलकर कौन सा शब्द दिया था? जीव विज्ञान। पहला क्वेश्चन याद रखिएगा। दूसरा, ये जो जीव विज्ञान है इसके जनक किसको कहा जाता है? तो याद रखना, जीव विज्ञान के जनक कौन है? आप सभी जानते हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा, मैं पूछ रहा हूं, जल्दी से बताइए, जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? अरस्तु, जिसको हम क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल। भूलिएगा मत, अरस्तु को हम क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान के जनक। तो ये 2 क्वेश्चन आपके बहुत सिंपल से बन गए हैं, याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं, भूलिएगा मत। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अब जीव विज्ञान, ध्यान से सुनना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बताया गया है कि विज्ञान का वो भाग, वो शाखा जो सबसे बड़ी है, कौन सी है? जीव विज्ञान।
हम सोचते हैं 11th में हमने जीव विज्ञान ले लिया कि बहुत इजी है, रटने की चीज है, समझ में आ जाएगी। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ा विज्ञान है, याद नहीं होता है। तो देखिए कंसेप्ट थोड़े से कम होंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री से थोड़े से कंसेप्ट कम होंगे, लेकिन लेंदी बहुत है, बहुत बड़ा विज्ञान है। तो आपको बार बार चीजों को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक चैप्टर का कुछ पार्ट दूसरे चैप्टर से जब लिंक करूंगा तो सारे चैप्टर आपको याद होंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, शब्द किसने दिया, लेमार्क और ट्रिविरेनस। जनक कौन है, अरस्तु। अब जीव विज्ञान सबसे बड़ा विज्ञान है तो इसकी कई सारी शाखाएं हैं, जैसे जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का मतलब क्या है बच्चों, जूलॉजी। और जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, जंतुओं का। और इसके जनक जो हैं, याद रखना, जंतु विज्ञान के जनक जो हैं वो कौन है, वही कौन, अरस्तु। तो अरस्तु किस किस के जनक हैं, अरस्तु किस किस के पिता माने गए हैं, जीव विज्ञान के और जंतु विज्ञान के। भूलना मत इस चीज को, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कौन है हमारे, अरस्तु। यानी अरस्तु के कितने बच्चे हो गए हैं, 2। कौन कौन, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट। अब जंतु विज्ञान की बात करी है तो इसके साथ इसकी भी बात करेंगे, किसकी, वनस्पति विज्ञान की, जहां पर हम किसका अध्ययन करते हैं, पादपों का। इसके जनक कौन हैं, भूलना मत, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थियोफ्रेस्टस। भूलना मत, थियोफ्रेस्टस किसके जनक हैं, वनस्पति विज्ञान। अरस्तु किसके जनक हैं, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान। शब्द लेमार्क और ट्रिविरेनस ने दिया था। जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है, सजीवों का अध्ययन। तो ये बिल्कुल बेसिक सी इंफॉर्मेशन दी है, बिल्कुल सामान्य बात मैंने आपको बताई है। ये हर बच्चे को पता होनी चाहिए जिसके पास 11वीं और 12वीं कक्षा में क्या है, जीव विज्ञान है। इसको कभी भी लाइफ भर मत भूलिएगा। ठीक है, तो इसको एक बार लिख लीजिए बच्चों, जिन्होंने नहीं लिखा है जल्दी से लिख लीजिए ये सारी चीजें, फटाफट इनको जल्दी से अपनी कॉपी और पेन साथ में रखिएगा, और एनसीईआरटी की बुक भी अपने साथ जरूर रखिएगा। तीनों चीजें होनी चाहिए आपके पास, जल्दी से लिखिए इनको फटाफट। मैं देख रहा हूं, मैं सारे कमेंट्स भी पढ़ूंगा, मैं सभी का नाम भी लूंगा जो जो यहां पर कमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, फैला दें, बिल्कुल आग लगा दें पूरे भारत में। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं, ये सब कुछ लिख लीजिएगा फटाफट, आगे चलते हैं। देखिए, हमने यहां पर बात करी कि जीव विज्ञान के अंतर्गत, बायोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, सजीवों का। आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, ठीक है, कौन हूं मैं, सजीव। ये पेन क्या है, निर्जीव है। हम दोनों में क्या अंतर है, तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो कल की 11th क्लास की जाकर क्लासेस देख लीजिएगा। हालांकि आप 12th क्लास में हैं, और जिनको अभी भी 11th के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जो जो चीजें समझ में नहीं आई है, वो 11th की क्लास भी जाकर देख सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, सजीवों और निर्जीवों में क्या अंतर है, सजीवों के अंदर ऐसे कौन से लक्षण हैं जो निर्जीवों में नहीं पाए जाते हैं। तो याद रखना, मैं कुछ लक्षण लिख रहा हूं यहां पर, जो किस में मिलते हैं, सजीवों में मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से लक्षण हैं जो सजीवों में मिलते हैं। सबसे पहला लक्षण याद रखना है, सारे के सारे सजीव किससे बने हुए हैं, कोशिका से बने हुए हैं। सारे के सारे सजीवों में क्या पाई जा रही है, कोशिका। ठीक है, भूलना मत इस चीज को, क्या कोशिकीय संरचना पाई जा रही है किसके अंदर, सजीवों के अंदर। दूसरा लक्षण, सभी सजीवों के अंदर इस कोशिका के अंदर क्या मिल रही है, जैसे मैं कोशिका से बना हुआ हूं, आप कोशिका से बने हुए हैं, हमारी इन कोशिकाओं में जो हमारी संरचनात्मक इकाई है और क्रियात्मक इकाई है, इस कोशिका के अंदर क्या पाई जा रही हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। भूलना मत, क्या वर्ड बोला मैंने, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, जिनको हम बोलते हैं उपापचय अभिक्रियाएं। याद रखना, इनको हम क्या बोलते हैं, उपापचय अभिक्रियाएं। और यही अभिक्रियाएं प्रकट करती हैं, ध्यान से सुनना, क्या बोला, यही वो अभिक्रियाएं हैं जो प्रकट करती हैं किसको, जीवन को। तो आपसे कोई पूछे जीवन क्या है, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे सर जीवन होता है क्या, वो
जिनके अंदर क्या मिलती हैं, उपापचय अभिक्रियाएं। भूलना मत इस चीज को। तीसरा पॉइंट वृद्धि, चौथा प्रजनन, पांचवा संवेदनशीलता और अनुकूलन। और भी कई पॉइंट हैं, गति है, ठीक है, श्वसन है, उत्सर्जन है। ये सारे के सारे लक्षण कौन दर्शा रहा है, ये सारे के सारे लक्षण कौन दर्शा रहा है, सजीव दर्शा रहा है। अब आप कहेंगे ये क्यों बताया, किस लिए बताया। देखिए हम 12th क्लास में पहली इकाई पढ़ने वाले हैं, कौन सी, जनन। उसका पहला अध्याय पढ़ने वाले हैं क्या, जीवों में जनन। तो आपको यह याद रखना चाहिए क्या, कि ये पॉइंट जो था, ये बिंदु जो था, कौन सा, प्रजनन, जो पूरा हमारा अध्याय है, ये किस में पाया जाता है, सजीवों में। तो मैंने आपको क्या बोला था, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो प्रजनन जो हम अध्याय पढ़ने वाले हैं, किसका लक्षण है बच्चों, सजीवों का लक्षण है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज से क्या, पहला अध्याय, कौन सा, जीवों में जनन। ये लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, ये लक्षण किसके हैं, हमारे सजीवों के हैं। चलिए, तो हम यहां पर जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कौन सा, जीवों में जनन। ये हमारा अध्याय पहला है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा, अध्याय पहला है। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आ रहा है इस चैप्टर के अंदर, वो है जीवन अवधि। क्या होती है जीवन अवधि, आपसे कोई पूछेगा क्या मतलब होता है जीवन अवधि का, तो सबसे पहला बिंदु जो आपको याद रखना है वो क्या, जीवन अवधि का मतलब क्या होता है। देखिए हर कोई सजीव, हर कोई जीव जन्म लेता है। क्या लेता है, जीव जन्म लेता है। ठीक है, जन्म लेने के बाद वो क्या करता है, परिवर्धन करता है। परिवर्धन का मतलब विकास करता है। ठीक है, उसके बाद विकास जब वो कर रहा होता है तो उसमें वयस्क अवस्था आती है। वयस्क अवस्था आने के बाद वो जनन करता है। फिर उसके अंदर बुढ़ापा आता है, यानी जीर्ण अवस्था आ जाती है। और फिर आखिरी में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान से सुनना, जीवन अवधि का मतलब क्या था कि प्रत्येक जीव के जन्म से लेकर, प्रत्येक जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक। कब तक बेटा जी, याद रखना, कब तक, प्राकृतिक मृत्यु तक, भूलना मत, कब तक, प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल जो होता है, जो अवधि जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीवन अवधि। सपोज कि कोई बच्चा पैदा हुआ कब, 2000 में। ठीक है, मनुष्य की बात कर रहे हैं, 2000 में पैदा हुआ और 2050 में वो उसकी क्या हो गई है, प्राकृतिक मृत्यु हो गई है। तो उसकी जीवन अवधि कितने वर्ष की हुई, 50 वर्ष की। तो जीवन अवधि का मतलब क्या था कि कोई भी जीव जब जन्म लेता है तो उसके जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जीवन अवधि। और इस दौरान, ये लिखते जाइएगा साथ साथ, इस दौरान वो क्या करता है, परिवर्धन करता है, वो वयस्क अवस्था में आता है, वो जनन करता है और फिर जीर्ण अवस्था में आ जाता है, यानी बुढ़ापा आ जाता है और फाइनली क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये लिख लीजिएगा जल्दी से। ठीक है,
यस, ये सारा का सारा जो मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछा है, ये सारा का सारा याद रखना, ये एनसीईआरटी पे बेस्ड है। सब कुछ एनसीईआरटी से ही है, ये बोर्ड में पूछे जाते हैं सारी की सारी चीजें, सब कुछ पढ़ना है आपने, ठीक है। तो जीवन अवधि आपको समझ में आ गया। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल है उसे हम क्या बोलते हैं? जीवन अवधि, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी अवस्थाएं आ रही हैं। आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग जीवों की जीवन अवधि अलग अलग होती है। अलग अलग जीवों की जीवन अवधि क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे एनसीईआरटी खोल रखी है आप सभी ने, जल्दी से एनसीईआरटी खोलिए और पेज नंबर उसके दूसरे पर आइएगा। वहां पर कई डायग्राम दे रखे होंगे आपको जीवों के, उन जीवों के आगे उनकी जीवन अवधि लिखी हुई है, ठीक है, जिसमें से कुल आपके 14 जीव बना रखे हैं। उन 14 जीवों में से 5 जीवों की जीवन अवधि दे रखी है। अब देखिए, ये एक एक पॉइंट आपको एनसीईआरटी का पढ़ना है, क्योंकि देखिए बोर्ड में भी और नीट के एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, तो एक एक बिंदु आपको समझना है, कोई भी चीज खाली नहीं छोड़नी है। कहीं से भी क्वेश्चन उठ जाता है एनसीईआरटी में, तो ध्यान से सुनिए क्या बोला मैंने आपको। 14 जीवों की क्या दे रखी है? जीवन अवधि। 14 जीवों का डायग्राम दे रखा है, जिसमें से 5 जीवों की क्या दिखा रखी है? जीवन अवधि, यानी 9 जीवों की जीवन अवधि आपसे पूछी गई है, ठीक है। अब वो 9 जीव कौन कौन से हैं, वहां पर डायग्राम बना हुआ है, लिखते जाइएगा, मैं यहां पर आपको बताता जा रहा हूं। सबसे पहला हाथी, ठीक है, 60 से 75 वर्ष, लिखते जाइएगा। हाथी की कितनी है? 60 से 75 वर्ष। नेक्स्ट, गुलाब 10 वर्ष। डॉग यानी कुत्ता 25 वर्ष। गाय 25 वर्ष। केला, केले का पेड़, केला 25 वर्ष, ठीक है। 5 ये हो गए हमारे। छठा, घोड़ा 50 वर्ष। घरेलू मक्खी 1 महीना। ठीक है। बरगद 200 वर्ष। और आखिरी, चावल या धान का जो पेड़ जो होता है उसकी 4 महीना। तो ये कुल मिला के आपको 9 जो जीव हैं इनकी जीवन अवधि नहीं दे रखी है। ये 9 के 9 जीवों की जीवन अवधि को आपको याद करना है, भूलिएगा मत इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बेटा ये जल्दी से लिख लीजिएगा, फटाफट जल्दी से लिखिएगा। आगे चल रहे हैं। ये हमने जीवन अवधि की बात करी है, हमने यहां पर जीवों की जीवन अवधि लिख दी है, जिनकी हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है वो हमने लिख दी है, ठीक है। मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बीच में मत छोड़िएगा। आइए आगे चल रहे हैं। हटा रहा हूं मैं यहां से, जल्दी से लिख लीजिए। जो नहीं लिख पा रहे हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा। चलिए अब यहां पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताने वाला हूं, उसको नोट डालकर कहीं लिखिएगा, ठीक है। पहला, लगभग, ध्यान से सुनिएगा, लगभग 2000 करोड़ वर्ष पूर्व, कितना? 2000 करोड़ वर्ष पूर्व किसका निर्माण हुआ? याद रखना, हमारे ब्रह्मांड का।
भूलना मत। ब्रह्मांड का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ था? 2000 करोड़ वर्ष पूर्व। यह बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा, लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व किसका निर्माण हुआ? याद रखिएगा, इस पृथ्वी का। लिखते जाइएगा साथ साथ। ब्रह्मांड का कितने वर्ष पूर्व? 2000 करोड़। पृथ्वी का लगभग 450 करोड़। भूलना मत इस चीज को, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि पृथ्वी का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ था, तो 450 करोड़ वर्ष पूर्व किसका निर्माण हुआ है? पृथ्वी का। तीसरा बिंदु, इस पृथ्वी का निर्माण 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व हो गया। उस पृथ्वी पर जीवन कब आया? तो याद रखना, लगभग 2000 करोड़ वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर किसकी उत्पत्ति हुई थी? जीवन की। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, लिखते जाइएगा। ब्रह्मांड का 2000 करोड़ वर्ष पूर्व, पृथ्वी का 450 करोड़ वर्ष पूर्व, इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 200 करोड़ वर्ष पूर्व हो गई थी। ठीक है। और लास्ट, लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व, 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व मानव के पूर्वज जो हैं, किसके? मानवों के पूर्वज इस पृथ्वी पर आ गए थे, जो कपि जैसे थे। वर्ड ध्यान से सुनना, क्या बोला? मानवों के, हमारे पूर्वज जो थे, जो कपि जैसे थे, वो लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व आ गए थे। अब आप कहेंगे ये क्यों बताया? सोचिए, हमारे पूर्वज जो कपि जैसे थे कब आ गए थे? 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है। तो तब से लेकर अब तक क्या मनुष्य की जातीयता, अस्तित्व, वंश बना हुआ है या नहीं बना हुआ? क्या हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वंश को बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं? कौन सी प्रक्रिया से बढ़ा रहे हैं? आपको पता होना चाहिए। कौन सी प्रक्रिया से बढ़ा रहे हैं? प्रजनन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था कि साहब प्रजनन क्या है, हम बोलेंगे प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है, लिख लीजिएगा, प्रजनन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान, ध्यान से सुनना, कोई भी जीव अपने समान संतति या संतान पैदा करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रजनन कहते हैं। ठीक है। क्यों हुआ प्रजनन? दूसरा क्वेश्चन, प्रजनन क्यों होता है? तो जरा सोचिए, अगर 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व ये जो मानवों के पूर्वज जो थे, अगर इनके अंदर ये प्रजनन की क्षमता खत्म हो जाती, तो क्या मनुष्य इस पृथ्वी पर रहते? नहीं। तो ये आपको याद रखना है कि प्रजनन क्यों हो रहा है? अपनी जातीयता को, अपने वंश को, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए या बनाए रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रजनन कर रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये बेटा डाटा पूरा का पूरा लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चल, तो यहां पर मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं। जीवन अवधि क्या था बता दिया, कुछ जीवों की जीवन अवधि बता दी। फिर मैंने बताया कि इतने वर्षों से हम अपनी जातीयता को बनाए हुए हैं, कोई ना कोई क्षमता होगी, कोई ना कोई कैपेसिटी होगी, कोई ना कोई काबिलियत होगी हर जीव में कि वो अपनी जातीयता को बचाए रख रहा है, बनाए रख रहा है। वो क्या कहलाती है? वो काबिलियत क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। ठीक है। आइए हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? प्रजनन की। देखिए, तो प्रजनन का मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे चल रहे हैं, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रजनन की डेफिनेशन आपने लिख ली होगी। प्रजनन क्यों जरूरी है ये मैंने आपको बता दिया। जिन्होंने नहीं लिखा है जल्दी से लिख लीजिए। प्रजनन के द्वारा कोई भी जीव अपनी जातीयता,
या अपने वंश या अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। लिख लेना इस चीज को, ठीक है। हां जी, आगे चल रहे हैं, देखिएगा। इस पृथ्वी पर, ध्यान से सुनना, इस पृथ्वी पर लगभग 1,70,00,000 से ज्यादा क्या मिल रहे हैं? जीव मिल रहे हैं। कितना? 1,70,00,000 से ज्यादा क्या मिल रहे हैं? इस पृथ्वी पर जीव मिल रहे हैं, जो आपके जंतु भी हो सकते हैं, जो आपके पादप भी हैं, सूक्ष्म जीव भी हैं, शैवाल भी हैं, कवक भी हैं, कई सारे जीव मिल रहे हैं, ठीक है। अब बात आ रही है, क्या ये सारे के सारे सजीव, क्या ये सारे के सारे प्राणियों में प्रजनन जो है वो एक जैसा होता है या अलग अलग होता है? तो इन सारी चीजों का अध्ययन करके ये पता लगाया कि साहब ये जो प्रजनन जो है अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार का हो रहा है। और कितने प्रकार का हो रहा है? देखिएगा, ये प्रजनन जो है 2 प्रकार का है। कौन सा प्रकार है? जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने प्रकार का होता है प्रजनन, फटाफट बताएं। आप सभी जानते हैं। वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से बताएं। 2 प्रकार का, जल्दी से आंसर दे। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? यस ललित कुमार, जल्दी से बताएं। चलिए, बहुत अच्छे। प्रजनन जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक और एक होता है लैंगिक, ठीक है। मैंने आपसे फिर बोला, हम सिंपल सिंपल चीजें पढ़ेंगे और सिंपल सिंपल चीजें पढ़ते पढ़ते बहुत बारीक चीज भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 प्रकार के जनन है, एक है लैंगिक और एक है अलैंगिक। अब दोनों में अंतर क्या है साहब? क्या होता है लैंगिक जनन, क्या होता है अलैंगिक जनन? आइए, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? लैंगिक जनन की। देखिएगा, लैंगिक जनन में पहला बिंदु जो आपको याद रखना है, एक ऐसा जनन जिसमें 2 विपरीत, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें 2 विपरीत लिंग वाले जनक की क्या होती है? आवश्यकता होती है, ठीक है। बच्चों, नोट्स की फिक्र मत करना, नोट्स आपको मिल जाएंगे सभी को, ठीक है। यहां पर जो मैं बता रहा हूं उसको समझें, क्योंकि अगर समझ में आ गया तो आप आराम से याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 विपरीत लिंग वाले जनकों की आवश्यकता किसमें होती है? लैंगिक जनन में। और ये 2 विपरीत जनक जो होंगे, एक होएगा नर और एक होएगी मादा। सिंपल सा, एक नर है और एक है मादा, ठीक है। अब ये नर क्या करेगा? ये एक विशेष प्रकार की कोशिका का निर्माण करेगा, जिसे आप अच्छे तरीके से जानते हैं। कौन? शुक्राणु। और शुक्राणु कौन है? जल्दी से मुझे आंसर दें। क्या ये एक नर युग्मक है या नहीं है? याद रखना, ये कौन है? हमारा नर युग्मक। जबकि मादा जो है, कौन? मादा, ये भी युग्मक का निर्माण करेगी। कौन से युग्मक का निर्माण करेगी? सिंपल सा, कौन? अंडाणु। तो भैया अंडाणु बना दिया, शुक्राणु बना दिया। शुक्राणु नर युग्मक था, अंडाणु मादा युग्मक है। अब आप मुझे बताएं, इन युग्मकों का, ध्यान से सुनना, इन युग्मकों का संलयन होगा। वर्ड याद रखना, क्या होगा इनका? संलयन होगा, यानी ये दोनों जुड़ेंगे। और जुड़ने से किसका निर्माण होगा? ये भी आप जानते हैं किसका निर्माण होगा। याद रखिएगा, किसका? युग्मनज का। किसका निर्माण होएगा? युग्मनज का। तो आपको याद रखना है, क्या? युग्मनज का निर्माण किससे होता है? युग्मकों से। 2 युग्मक हैं, एक है नर और एक है मादा।
नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है? युग्मनज, जिसको हम क्या बोलते हैं? जायगोट। बेटा ये वृद्धि करेगा और किसका निर्माण हो जाएगा? शिशु का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो लैंगिक जनन में दो बिंदु आपने बिल्कुल नहीं भूलने हैं। पहला क्या कि वो जनन जिसमें दो विपरीत लिंग वाले जनकों की आवश्यकता होती है, एक नर और एक कौन होती है? हमारी मादा। ठीक है, ये याद रखना है, आपने भूलना नहीं है। नर युग्मक को हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु, और मादा युग्मक को हम क्या बोलते हैं? अंडाणु। दोनों का संलयन जब होता है तो क्या बनता है? युग्मनज। ये युग्मनज वृद्धि करेगा और किसका निर्माण करेगा? शिशु का। डन, समझ में आ गया? अब क्वेश्चन मेरा ये है, क्या ये जो युग्मनज से जो शिशु बनेगा, ये जो युग्मनज से जो शिशु बनेगा, क्या ये शिशु अपने जनकों के हूबहू होगा? क्या उनकी नकल होगी या नहीं होगी? ठीक है, अब इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। सोचिए, मनुष्यों में कौन सा जनन मिलता है? बहुत सिंपल सा, कौन सा मिलता है? लैंगिक जनन मिलता है। नर जो होता है वो क्या उत्पन्न करता है? शुक्राणु। मादा क्या उत्पन्न करती है? अंडाणु। ठीक है, दोनों के संलयन से क्या बनता है? युग्मनज, और फिर क्या बनता है? शिशु बनता है। अब जरा सोचिए, मैं अपने माता पिता के युग्मकों के निर्माण से बना हूं। ठीक है, क्या मैं हूबहू नकल हूं अपने माता पिता की? क्या आप हूबहू नकल हैं क्या अपने माता पिता की? जब आप पैदा हुए थे, सोचिए, जब आप पैदा हुए थे तो आपकी फैमिली में किसी ने ये बोला, अरे इसकी नाक जो है वो पिताजी की तरह है, इसके कान जो है माता की तरह हैं, ठीक है, इसका चेहरे की बनावट जो है वो पिता की तरह है। तो इस तरीके से कुछ कहा गया होगा। तो जरा सोचिए, उस बच्चे के अंदर, हम सभी के अंदर माता के भी और पिता के भी क्या आ रहे हैं? लक्षण। हम हूबहू नकल नहीं हैं। यानी क्या आई हैं? सोचिए, क्या आई हैं? विभिन्नताएं आई हैं। तो याद रखिएगा, क्या लैंगिक जनन में, तीसरा बिंदु, लैंगिक जनन में क्या आती हैं? लैंगिक जनन में क्या आती हैं? विभिन्नता आती है। क्या आती हैं बेटा जी? विभिन्नताएं आती हैं, भूलना मत। विभिन्नताएं किसके अंदर आती है? हमारे लैंगिक जनन में आती हैं। तो ये तीन बिंदु जल्दी से लिखिए फटाफट। लैंगिक जनन के क्या? दो विपरीत लिंग वाले जनकों की आवश्यकता होती है, एक नर और एक मादा, पहला बिंदु। दूसरा, युग्मकों की आवश्यकता होती है, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक कौन? अंडाणु। तीसरा, जो शिशु पैदा होता है, जो संतान पैदा होती है, उसमें क्या पाई जाती हैं? विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये तीन सिंपल से पॉइंट आपको याद रखने के, इसमें लैंगिक जनन में इतना लिख लिया, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे डेफिनेशन में। किसके डेफिनेशन में? लैंगिक जनन की। ठीक है, अब आते हैं किसकी बात करते हैं हम? अलैंगिक जनन की। पहला बिंदु अलैंगिक जनन में आपको याद रखना, ध्यान से सुनेंगे। पहला बिंदु, केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता है? केवल एक ही जनक की आवश्यकता होगी। कौन से जनन में? अलैंगिक जनन में, भूलिएगा मत। ठीक है, दूसरा, ये जो जनक जो होएगा, इससे जो संतान उत्पन्न होएगी, ध्यान से सुनना, ये जो जनक होएगा, इससे जो संतान उत्पन्न होएगी, वो संतान में क्या विभिन्नताएं आएंगी या नहीं आएंगी? जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट, वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से मुझे बताए। अलैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होता है, क्या उसमें विभिन्नताएं आती है? अपने जनक की नकल होती है या नहीं होती? अपने जनक के जैसा होता है या नहीं होता है? वेरी गुड अमित, ललित, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। याद रखना है आपको, क्या ये जो संतान जो यहां पर उत्पन्न हो रही है, कौन से जनन से? अलैंगिक जनन से। इस संतान में विभिन्नताएं नहीं आती हैं, बिल्कुल नहीं आती हैं विभिन्नताएं। याद रखना, ये हूबहू क्या होती है? नकल होती है अपने जनक की। और ऐसे जीव जो अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं, उन जीवों को हम क्या नाम देते हैं? भूलना मत, उनको हम क्या बोलते हैं? क्लोन।
ठीक है, तो ये दो बिंदु आपने याद रखने, केवल दो बिंदु अलैंगिक जनन में, कि अलैंगिक जनन क्या होता है, एक ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता है और उस एक जनक से जो संतान बनने वाली है वो हूबहू किसके जैसी है, अपने जनक के जैसी है। ऐसी संतान को हम क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, नीट में या बोर्ड में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि क्लोन कौन से जनन में बनता है, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। क्लोन कौन से जनन में बनता है, फटाफट आंसर दें, कौन से जनन में बनता है, लैंगिक में क्या अलैंगिक में? आप सभी को दिखाई दे रहा है, फटाफट जल्दी से आंसर दें। किसमें बन रहा है, हमारे अलैंगिक जनन में। और अभी भी जिन बच्चों को यह समझ में नहीं आया, एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बहुत सिंपल उदाहरण, बहुत जल्दी से समझ में आएगा। मान लेते हैं मेरे पास गुब्बारे हैं, ठीक है। ये एक गुब्बारा है, कैसे रंग का है, मान लेते हैं ये हमारे लाल रंग का है, ठीक है। और यहां पर मेरे पास दो गुब्बारे हैं, एक है लाल रंग का और एक है सफेद रंग का, ठीक है। अब जरा सोचिए, ये जो लाल रंग का जो गुब्बारा जो था, इसका छोटा सा भाग मैंने काटा, छोटा सा हिस्सा काट लिया, ठीक है। अब काट के इसको मैंने फुलाने की कोशिश करी। अब आप मुझे बताएं, ये जो छोटा सा हिस्सा जो मैंने काटा है और इसको फुला दिया है, ये कैसे रंग का होगा, लाल रंग का होगा। इसकी आकृति गोल होगी या नहीं होगी, तो जरा सोचिए, आकारीय रूप से क्या अपने जनक के जैसा है या नहीं है। जनक भी लाल रंग का था, यह भी लाल रंग का है, यानी कोई विभिन्नता नहीं आई है, इसके समान है, इसकी नकल है। ऐसा जनन क्या कहलाता है, आपका अलैंगिक जनन। जल्दी से सोचिए, इस गुब्बारे का लाल भाग निकाला और इसका सफेद भाग निकाला, दोनों का मिश्रण किया तो जो गुब्बारा बनेगा वो कौन से रंग का होएगा, गुलाबी रंग का। तो बालक समझ में आया क्या, कि लैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होती है उसमें क्या आती हैं, विभिन्नताएं आती है। बहुत सिंपल सी चीज मैंने आपको समझाई है। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें थी जो मैंने आपको समझा दी हैं, इनको जल्दी से लिख लीजिए। ये मैंने आपको उदाहरण समेत समझा दिया है। क्या, प्रजनन के दो प्रकार, एक अलैंगिक एक लैंगिक, लैंगिक के 3 बिंदु, अलैंगिक के 2 बिंदु, ठीक है। जल्दी से लिखिए, आगे चल रहे हैं हम। नोट्स बेटा आप सभी को मिल जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सबको? एक लाइक और यस करके जरा जल्दी से मुझे बताएं, क्या मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है तो डाउट नट है, ठीक है। चलिए, ओके, एक चीज, आपके नोट्स जो हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन में हैं, याद रखिएगा। यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को नोट्स मिल जाएंगे। उन नोट्स को एक्सट्रैक्ट करिए, उसमें से अपने नोट्स भी बनाइए और ये जो वीडियो है इसको देखते रहिए, ठीक है। और ऐप पर भी है, यूट्यूब के साथ साथ ऐप भी डाउनलोड करिए, उस ऐप में भी आपको क्या मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। चलिए, अब ये हमने बात कर ली है किसकी, 2 प्रकार के जनन की। अब आगे चल रहे हैं, अब आगे पढ़ने वाले हैं क्या, अलैंगिक जनन। सबसे पहला जनन जो हम पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन। विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सा, अलैंगिक। इतना डिटेल में भी नहीं, मतलब जो हमारा एनसीईआरटी बेस्ड है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो 12वीं कक्षा के हिसाब से है
और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी अलग से क्लासेस होंगी, वहां पर थोड़े थोड़े बिंदु हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी 12th के हिसाब से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से, तो ये सभी बोर्ड में लागू है। ध्यान से सुनना, चाहे आप राजस्थान है, चाहे बिहार है, चाहे उत्तराखंड है, कहीं के भी हैं, सारे बोर्ड में ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सभी वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है। आइए, किसकी बात कर रहे हैं? अलैंगिक जनन। मीनिंग मैंने आपको बता दिया, एक जनक की आवश्यकता, जो संतान उत्पन्न होएगी वो उसकी क्लोन होएगी, आकारिकी रूप से और शारीरिकी रूप से। आकारिकी का मतलब क्या होता है? बाह्य अध्ययन, और शारीरिकी का मतलब क्या होता है? अंत अध्ययन। यानी कहीं ना कहीं अगर क्लोन जो होएगा, जो जनक से जो संतान पैदा होगी, ध्यान से सुनना, जो जनक से संतान पैदा होगी, उसका जब हम बाह्य अध्ययन करेंगे यानी आकारिकी देखेंगे, और आंतरिक अध्ययन करेंगे यानी शारीरिकी देखेंगे, तो हमें पता लगेगा क्या? संतान और जनक क्या है? समान है, नकल है। ऐसा जनन क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, अब आइएगा, आगे चल रहे हैं। अब मैं आपको यहां पर अलैंगिक जनन के प्रकार बताने वाला हूं। ठीक है, अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सी विधि होती है अलैंगिक जनन की, मैं यहां पर एक चार्ट बना रहा हूं, जल्दी से उस चार्ट को बना लीजिएगा। छह प्रकार के हम क्या पढ़ेंगे? अलैंगिक जनन। सबसे पहला विखंडन। ध्यान से सुनना, सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? विखंडन। दूसरा हम पढ़ेंगे मुकुलन। ठीक है, मैं अभी कुछ बच्चे हैं जिनको ये वर्ड समझ में आ रहे हैं, कुछ नहीं है, जिनको मैं यहां पर इंग्लिश में भी लिख देता हूं। यहां पर आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड अगर सुने हो तो बडिंग बोलते हैं मुकुलन को, विखंडन को फिजन बोलते हैं। ठीक है, ये भी वर्ड याद रख लेना, बाकी हिंदी में तो जरूर याद रखना है, क्या? विखंडन, मुकुलन। ठीक है, तीसरा विखंडी जनन। तीसरा है कौन सा? विखंडी जनन। चौथा पुनरुद्भवन। कितने हो गए हमारे? 4। पांचवा बीजाणु जनन। और आखिरी जो पादपों में मिलता है, कौन सा? कायिक प्रवर्धन। ठीक है, इनको मैं यहां पर इंग्लिश में भी लिख देता हूं, जिनको अगर समझना हो यहां पर याद रखिएगा। विखंडी जनन को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। पुनरुद्भवन को हम क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। बीजाणु जनन को हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। और कायिक प्रवर्धन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है बालक, तो याद रखना, बालक और बालिकाओं, बिल्कुल भूलना नहीं है आपने। हम अलैंगिक जनन पढ़ेंगे, कितने? 5 प्रकार के पढ़ेंगे। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। कल से हम स्टार्ट करेंगे, कौन से? ये सारे के सारे अलैंगिक जनन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे विखंडन, मुकुलन, विखंडी जनन, पुनरुद्भवन, बीजाणु जनन, कायिक प्रवर्धन। एक एक बिंदु हम पढ़ेंगे, भूलने नहीं है, क्योंकि जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो कुछ कुछ चीजें हैं जो समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो जाते जाते मैं आपको सिर्फ एक चीज दिखा रहा हूं, जल्दी से मुझे बताइएगा। कल मैं आऊंगा, मुझे बताना कि इनमें से कौन सा मैंने जनन आपको दिखाया है। देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये आपको मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, इसमें अंगूठा दिखाई दे रहा है ना। अब ये देखिए, ये ओहो हो, अंगूठा टूट रहा है। अब आप जरा सोचिए, जब अंगूठा टूट गया तो वापस से अगर अंगूठा आ रहा है, ये कौन सा जनन होएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा।